Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम जुलाई 2022 वाला आपका होने वाला है। परीक्षा फीस भी आपकी स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट आपकी परीक्षा फीस जमा करने की 25 जून रखी गई है। तो आज से आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे आपके M2 R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसी के दोनों रूप में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी। तो MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। देखिए, इस बार जो है आप अगर जुलाई 2022 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो एक प्रैक्टिकल भी आपको साथ में देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक सब्जेक्ट आप भरते हैं तो एक प्रैक्टिकल भी आपको साथ में देना पड़ेगा। इसकी फ़ीस भी आपको साथ ही में लगेगी। तो यानी अगर आप एक पेपर भरते हैं तो 1000 फीस आपकी लगेगी, और चारों पेपर एक साथ भरते हैं तो भी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो 100 रुपये लगती है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये है। आप या तो एक पेपर भरें फिर भी एक आपको 100 रुपये पेड करना पड़ेगा। अगर आप चारों पेपर भरते हैं तो भी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग भरते हैं तो आपको अलग अलग प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाली है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर आप चारों पेपर भरते हैं तो आपको 4100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस, 1000 फीस आपकी जो हर एक सब्जेक्ट की लग रही है वो आपकी है। तो इस तरह से आप जो भी चाहें, एक या दो पेपर या आप एक से लेकर चारों पेपर साथ में दे सकते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी आपका, जितने सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, एक बार अच्छे तरीके से समझिएगा, जितने भी सब्जेक्ट के आप जो है पेपर देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो दोनों का प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा। तो दोनों प्रैक्टिकल यहाँ आप टिक करते हैं पेपर 1 और 2 में, तो प्रैक्टिकल आपने आप जो है सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन चुनने का मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन आपके MCQ के रूप में आपको मिलेंगे। एग्जाम की बात करें तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में दे सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन दीजिए या तो आप ऑफलाइन दीजिए, दोनों आपको मिलेंगे। जिस मोड में आपको देना है वो आप जो है परीक्षा फॉर्म भरते समय चुन सकते हैं। यहाँ जो है आपके मन में ये भी विचार चल रहा होगा कि माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो माइनस मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपके MCQ के रूप में होंगे। यहाँ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 55% मार्क्स आपको रखे गए हैं पासिंग के लिए, तो यहाँ आपको जो है ध्यान देना है। अगर आप थ्योरी एग्जाम में जो आपका MCQ होगा उसमें अगर आप 33% देखे होंगे कि 33% लोग बताते हैं पासिंग चाहिए, तो प्रैक्टिकल में भी आपको 33% आपका होना अनिवार्य है। अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिकल में कम पाते हैं और थ्योरी में ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ थ्योरी लिख देते हैं, यहाँ आपने 70 मार्क्स लाए और प्रैक्टिकल में आप 25 लाए, तो आप जो है प्रैक्टिकल फेल माने जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल फेल होते हैं तो इस सब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो भी आपको थ्योरी एग्जाम भी देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का। पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उसका जो है दोनों चीज़ें आपको फिर से भरनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल और थ्योरी।
जैसा कि इस बार हुआ है कि अगर आप एक सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपके साथ में प्रैक्टिकल भी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप फेल होते हैं, थ्योरी में फेल होते हैं तो भी आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो भी आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। यानी कि ये समझिए मोटा मोटी कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल या थ्योरी में फेल होते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा देना होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर ही होगी। अगर क्लियर हो गई है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का जो पहला ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच हमने लाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं, खाली स्थान में आपको बताना है क्या भरा जाएगा। मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन ए कह रहा आपसे कि पेज को कैसे व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी पेज को कैसे प्रदर्शित करें, हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ऑप्शन सी है पृष्ठ पर संदेश बॉक्स कैसे प्रदर्शित करें। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को क्या बताते हैं यही आपसे पूछा गया है। तो मार्कअप टैग वेब ब्राउजर जो है पेज को कैसे प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाउ टू डिस्प्ले द पेज। यानी कि मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को पेज को कैसे प्रदर्शित करें इसके बारे में बताते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की विशेषता बताना है आपको, अधिकतम वर्ण को सीमित करने की अनुमति देती है। तो आकार, लेन, अधिकतम लंबाई, उपरोक्त सभी। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की अधिकतम लंबाई मैक्स लेंथ की विशेषता अधिकतम वर्ण को सीमित करने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स लेंथ, अधिकतम लंबाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेब पृष्ठ टैग के साथ आरंभ होते हैं। तो आपको बताना है कि वेब पेज स्टार्ट विद टैग किस टैग के साथ स्टार्ट करते हैं वेब पेज को। ऑप्शन ए में है आपका बॉडी टैग, ऑप्शन बी में है टाइटल टैग और ऑप्शन सी है HTML टैग और ऑप्शन डी है फॉर्म टैग। तो आपको बताना है वेब पृष्ठ किस टैग के साथ आरंभ होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, HTML टैग के साथ वेब पेज आरंभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, वेब पृष्ठ HTML टैग के साथ आरंभ होते हैं। वेब पेज स्टार्ट विद HTML टैग। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विशेषता जो वर्तमान दस्तावेज और hrefed URL के बीच संबंध परिभाषित करती है। तो उस दस्तावेज को बताना है जो आपको hrefed URL के बीच संबंध परिभाषित करती है। REL URL REV ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आपको उस विशेषता को बताना है जो वर्तमान दस्तावेज और hrefed URL के बीच संबंध परिभाषित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, REL। तो REL ये वर्तमान दस्तावेज और आज hrefed URL के बीच संबंध परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल सेल के अंदर सामग्री को बाएं संरेखित करने के लिए सही HTML है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं टैग के साथ TDLEFT। ऑप्शन बी में है दिया गया टैग आपका TD रिलाइन इक्वल लेफ्ट। ऑप्शन सी में है TD अलाइन इक्वल स्लैश में लेफ्ट और ऑप्शन डी है आपका TD लेफ्ट अलाइन।
तो एक टेबल सेल के अंदर सामग्री को बाएं संरेखित करने के लिए सही HTML आपको बताना है कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा TD align इक्वल टू लेफ्ट। ये जो टैग है आपका ये सही जवाब हो जाएगा। यही आपका एक टेबल सेल के अंदर सामग्री को बाएं संरेखित करने के लिए सही HTML लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेटा टैग्स में होता है तो हेड, टाइटल, बॉडी, फॉर्म ये सभी टैग दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि मेटा टैग्स में कौन सा टैग होता है। मेटा टैग्स में होता है आपको बताना है। तो ये आपका जो टैग लिखा गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेटा टैग्स में हेड में ये जो टैग्स होता है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये जो सिंबल आपका दिया गया है लेस देन एंड ग्रेटर देन, इसके साथ प्रयोग होते हैं ये सभी टैग्स। ये भी आपको ध्यान रखना है टैग का प्रयोग जब भी आपको करना है। HTML का पूर्ण रूप आपको बताना है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ऑप्शन दिए गए हैं। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं और आप गलत भी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ध्यान देना है। हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज और ऑप्शन डी है हाइपनेस टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। 2 तरह के मिलते जुलते आपको आंसर मिल सकते हैं, 3 तरह के मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको इसे दिमाग में सेट कर लेना है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप लोगों को नहीं भी पता हो तो आप जान लीजिए आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो आपका 22 अगस्त से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा। 22 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपका 25 अगस्त तक आपका पेपर चलने वाला है। तो इस बीच आपके लिए जो है हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है और कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट करा दें। यहाँ आपको इस टैग के साथ इनपुट लिखा गया है और आपको बताना है कि ये कौन सा टैग है। फॉर्मेट टैग, एम्प्टी टैग या दोनों। तो यहाँ इनपुट जो टैग लिखा गया है ये कौन सा टैग है, तो आपका एम्प्टी टैग है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैप परिभाषा फाइल को सामान्यता में संग्रहित किया जाता है CGI बिन, रिसाइकिल बिन और ऑल ऑफ द एवं और ऑप्शन सी है आपका बिन। तो यहाँ मैप परिभाषा फाइल को सामान्यतः CGI बिन में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैग के अंदर टेक्स्ट के रूप में कार्य करता है। ये जो टैग लगाया गया है इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर को बताया जाएगा आपको कि क्या आपसे पूछा गया है कि अंदर टेक्स्ट के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया है ये किस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है आपका टैग के अंदर P यानी फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऑप्शन बी है टैग के अंदर T लिखा गया ये आपका फॉर्मेटेड है और ऑप्शन सी है आपका टैग के अंदर PRE जो कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आपके टैग के अंदर जो टेक्स्ट एरिया लिखा गया है इसके रूप में कार्य करता है तो ये आपका PRE यानी फॉर्मेटेड टेक्स्ट सही जवाब होता है। इसी से रिलेटेड हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाते हैं ताकि थोड़ा सा आपका
तैयारी जो है बेहतर हो। तो चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए हर एक क्वेश्चन, तभी आप जो है एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होना है, ज़रूरी है। अगर आप दोनों में पास नहीं होंगे तो आप उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं वहाँ आप फेल हो जाएंगे। बात आपको जो 55% की जा रही है वो आपको लाना अनिवार्य है, वो भी दोनों में मिला करके। तो एक तरह से आप समझिए जैसे कि आप 100 में, थोड़ा सा हम एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे, जैसे आपकी 100 में आप 52 नंबर थ्योरी में लाते हैं और 100 आपका प्रैक्टिकल भी होगा, इसमें आप कम लाते हैं तो आप टोटल करके देख सकते हैं, यहाँ आपका 95 नंबर पहुँचता है, जो आपका टोटल 200 में है। अब इसका आपका 55% लेना है, तो अगर नहीं आ रहा तो आप फेल माने जाएंगे। बस ये आपको समझाना था हमें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बॉडी टैग का उपयोग सामान्यतः के बाद किया जाता है, तो खाली स्थान में आपको बताना है कि बॉडी टैग का उपयोग सामान्यतः हेड टैग, यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा सही से, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आवाज़ पे। तो यहाँ जो है हेड टैग के बाद किया जाता है। बॉडी टैग का उपयोग आपको ध्यान रखना है सामान्यतः हेड टैग के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान दस्तावेज और दूसरे यूआरएल के बीच हाइपरटेक्स्ट संबंध बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान दस्तावेज और दूसरे यूआरएल के बीच हाइपरटेक्स्ट संबंध बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैग जो है आपका इस सिंबल के साथ, जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होता है, इसके साथ आपको LINK, ध्यान रखिएगा, लिंक, ये टैग का उपयोग होता है। थोड़ा सा कट रहा है, इसे सही कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टैग के साथ टेक्स्ट एरिया लिखा गया है और टैग के अंदर टेक्स्ट की तरह कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को MCQs में भी किए थे। अगर जिन बच्चों को ध्यान होगा इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। जितने ज़्यादा आपको आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, ताकि आपकी जो तैयारी है और थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर ये जो टैग है किस तरह कार्य करता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, हमने आपको वहाँ MCQs में बताया था। हम इस टैग में क्या इस्तेमाल करते हैं, PRE, इसी टैग के साथ हमने आपको बताया था फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिन 10 ब्राइटनेस स्लाइडर एक टूल है, तो ये कैसा टूल है आपको बताना है कि बिन 10 ब्राइटनेस स्लाइडर एक ब्राइटनेस टूल है। ध्यान रखिएगा, ब्राइटनेस टूल, ये ब्राइटनेस टूल है। वह टैग जो आपको विवरण में अन्य HTML टैग को शामिल करने की अनुमति देता है वह है। तो कौन सा टैग है जो आपको विवरण में अन्य HTML टैग को शामिल करने की अनुमति देता है? तो टैग है आपका कैप्शन। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। CAPTION, तो ये T है और ये I है, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा। HREF टेक्स्ट की शुरुआत में प्रयुक्त प्रतीक आपको बताना है। तो HREF टेक्स्ट की शुरुआत में जो प्रतीक यानी सिंबल प्रयोग होता है वो आपका हैश है, ध्यान दीजिएगा। HTML में मार्कअप के सिंटैक्स को निर्धारित करता है। तो HTML में मार्कअप के सिंटैक्स को
DTD ये जो है निर्धारित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। किसी इमेज को विकृत किए बिना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो आपको बताना है वो क्या है जिसके जरिए किसी इमेज को विकृत किए बिना यानी नष्ट किए बिना या उसमें कोई छेड़छाड़ किए बिना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो किसी इमेज को विकृत किए बिना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है फिल्टर्स। फिल्टर्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये किसी इमेज को विकृत किए बिना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। पुश बटन बनाता है तो क्रिएट्स पुश बटन। तो रीसेट जो होता है, रीसेट ये पुश बटन बनाता है। यहाँ आपसे पूछा गया है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो अनुरोध और प्रतिक्रिया पर काम करता है। तो प्रोटोकॉल आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो अनुरोध और प्रतिक्रिया पर काम करता है। तो आपका HTTP इसका फुल फॉर्म इसके पहले हम लोगों ने देखा भी था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ जरूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके पहले हमने HTML का भी फुल फॉर्म देखा था। तो यहां तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट के थे पूरे होते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेन थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा तो इसलिए थोड़ी सी लिखावट गड़बड़ है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।